सो डियर स्टूडेंट्स, एल्केन की प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने डिस्कस किया हाइड्रोजिनेशन को, देन वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, इन सबको हमने डिस्कस किया। फिर हमने रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अब बारी आ गई है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से। ये बेसिकली एक तरीके का डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, देखिए डी माने रिमूवल। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम रिमूव कर दें तो समझ लीजिए वो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आ रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। देखिए यहां पर बेसिकली होने क्या जा रहा है कि यहां से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने जा रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के बाद एल्केन, ये बेसिकली एक डीकार्बोक्सिलेशन का जनरल मतलब होता है कि जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू करते हैं तो दिस इज कॉल्ड कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। क्या तरीका है इसको जरा समझते हैं, इसके मैकेनिज्म के साथ, एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू आगे बढ़ते हैं। लाइक देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बन के सारे एसिड जनरली वीक ही होते हैं, वो चाहे अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या सल्फोनिक एसिड हो, फिनोल हो, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल हो। सब कार्बन के एसिड जनरली वीक एसिड ही होते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं लाइक HCl, HBr, H2SO4, HNO3, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो ये काफी वीक है। चलिए कोई बात नहीं, वीक है तो हम बच्चे का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अब अगर हम एक एसिड बेस रिएक्शन करवाएं, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन से हमेशा ही सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है, बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट। तो यहां से हम क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट को यूज करते हैं, क्योंकि ये तो आयंस की फॉर्म में बहुत कम डिसोशिएट होगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन जो सॉल्ट होंगे, सोडियम एसिड के जो सॉल्ट होंगे, अब क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो 100% डिसोशिएटेड फॉर्म में होंगे। ठीक है ना। देखो कार्बन का एसिड वीक था तो इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2, 4, 5% होगी, पानी में बहुत ही कम आयंस बनाता। लेकिन अगर हम इसको सोडियम एसीटेट की फॉर्म में लेते हैं तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये तो बहुत भयंकर इलेक्ट्रोलाइट होगा, 100% ये डिसोशिएट होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएटेड फॉर्म में होगा। अब हम क्या करते हैं इसका, ये हमने लिया सोडियम एसीटेट और पानी डालकर हम इसका करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए कैसे करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सपोज कीजिए दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक ले लिया है और सोडियम एसीटेट का एक्वा सॉल्यूशन बना के इसमें फिल कर दिया है। बहुत अच्छा। अब यहां पर हमने दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट कर दी हैं, एक को बैटरी के पॉजिटिव को से, एक को बैटरी के नेगेटिव से। पॉजिटिव एनोड होता है और नेगेटिव कैथोड होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये सॉल्ट है, सोल्ट हमेशा पानी में एक्वस मीडियम में डिसोशिएटेड फॉर्म में होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैटायन एंड आयन। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो एक आयन होगा एसिटेट और दूसरा आयन होगा प्लस। अब मीडियम एक्वस है तो पानी में भी H प्लस होंगे और OH माइनस भी होंगे। आप ये समझ लीजिए इस सॉल्यूशन में दो एनायन है, दोनों पहले कौन पहले अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इन दोनों कैटायन में कंपटीशन हो गया कि दोनों में से कौन सा कैटायन पहले इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा और जिस डायरेक्शन में करंट चलता है उससे उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं।
इट मींस कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो पॉजिटिवली जो चार्ज आयन है ये दोनों कहां भागेंगे, ये भागेंगे नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड की तरफ, ये माइग्रेट करेंगे, माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन्हें नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग फ्रॉम कैथोड, तो इन दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दोनों भाग रहे हैं, दोनों में कंपटीशन हो गया, और क्योंकि ये दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, देन दे विल माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड, ये पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। लेकिन देखो कंपटीशन है, फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन सोडियम से काफी नीचे होता है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से बहुत ज्यादा है, और यहां पर एसीटेट की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, वो OH के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो देखिए एनोड की अगर हम बात करें, एनोड की अगर हम बात करें, मुझे थोड़ा नीचे लिख देना चाहिए ताकि मैं वहां पे रिएक्शन बाद में लिख सकूं। देखो एनोड पर क्या होगा, CH3CO माइनस, माइनस का मतलब होता है, देखिए ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो न्यूट्रल है, 1 2 3 4 5 6, इस ऑक्सीजन को देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास एक एक्स्ट्रा है तभी नेगेटिव हुआ। अब ये क्या करता है, एसीटेट जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये भाई साहब हो जाएंगे न्यूट्रल। देखिए इसके पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 और 6, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ऑक्सीडाइज हो गया, इट मींस एनोड पर हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है। और उसी समय कैथोड पर क्या होगा, उसी समय कैथोड पर की जो सॉल्यूशन में H प्लस है वो सोडियम से पहले इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सोडियम से बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके तुरंत हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। मींस H प्लस की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी Na प्लस, K प्लस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टिन, आयरन, कोबाल्ट, निकल सबसे ज्यादा है, वो सबको बीट कर देगा। खैर चलिए, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई है कैथोड पर, लेकिन जो एसीटेट था वो ऑक्सीडाइज हुआ। हम क्या करते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, दोनों मॉलिक्यूल अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यहां से भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहां पर आप इसको समझिए जरा, मैं इसको अलग से समझा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं समझा देता हूं। 1 2 3 4 5 और एक इसका 6 है। यहां पर हम करते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब है आधा तूले सोनू बेटा, आधा तूले मोनू बेटा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन यहां से मतलब हमने होमोलिटिक क्लीवेज कर डाली, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और जो ऑक्सीजन का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, तो ये जो ड्राइविंग फोर्स मिल रही है ना यहाँ पर, वो डी कार्बोक्सिलेशन के लिए मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज, जो एसीटेट बना है न्यूट्रल पार्ट में, अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन का और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, दोनों मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, और ये आ गया मिथाइल डॉट, और ऐसे दो मिथाइल डॉट बनेंगे, और दोनों मिथाइल डॉट को, मिथाइल डॉट और मिथाइल डॉट को अगर हम मिला दें, देन यू विल गेट इथेन। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, देखिए हमने यहाँ इसके दो मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां से हम होमोलिटिक क्लीवेज करते थे, मिथाइल डॉट और मिथाइल डॉट, मिथाइल डॉट मिथाइल डॉट, इथेन आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, दो मॉलिक्यूल NaOH के भी ले लो, और बचा कुछ बेचारा क्या ले लो, हाइड्रोजन ले लो, तो ये हमें डी कार्बोक्सिलेशन के प्रोडक्ट मिले। हमने लिया सोडियम एसीटेट, तो यहां पर COO से पहले जो भी एल्काइल पार्ट होगा, यहीं से होमोलिटिक क्लीवेज होगी, रेडिकल जनरेट होगा, मिथाइल डॉट मिलकर इथेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, डी कार्बोक्सिलेशन यहां पर हो रहा है,
तो ये ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन को इसी डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। तो अब बच का गया, अब ये बच गया, देखिए हमने लिया सोडियम एसीटेट, पानी डाल के हमने उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, यहां से एसीटेट निकल गया, यहां से HI निकल गया, बच गए कौन, बच गए ये दोनों Na और OH, और दोनों मिलकर बनाएंगे NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन बिकम बेसिक, सॉल्यूशन बिकम एल्केलाइन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन एल्केलाइन हो गया है, यानी जो पीएच होगी इट शुड बी ग्रेटर देन 7, क्योंकि NaOH बन रहा है, पीएच बढ़ती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिसिस हम करते जा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया सोडियम प्रोपेनोएट, दिस इज सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट, नो प्रॉब्लम। चलिए वाटर डाल के हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हम इसका कर देते हैं। तो देखिए यहां से होमोलिटिक क्लीवेज ढक ढक ढक, तो दो इथाइल डॉट, दो इथाइल डॉट, सो इट इज इथाइल डॉट एंड इथाइल डॉट, ये दोनों मिलकर बना गए ब्यूटेन, और दो बार हो गया डीकार्बोक्सिलेशन, दो NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस, फ्री फ्री फ्री, इस टाइप से डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होते हैं, अब यहां पर अगर इथाइल डॉट है, इथाइल डॉट है, तो देखिए क्या चांस बनता है, चांस ये भी बन सकता है, देखो जैसे कार्बोकैटायन है, अगर वो H+ लूज कर देता है तो न्यूट्रल बन जाता है। इसी तरह अगर ये मॉलिक्यूल अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या H डॉट रिलीज कर दे, H डॉट अगर ये रिलीज कर दे तो ये बनेगा एल्कीन, और वही H डॉट अगर इस पे अटैक कर दे तो एल्कीन। ये प्रोडक्ट भी हो सकते हैं इस रिएक्शन में, ये प्रोडक्ट भी हो सकते हैं बहुत, बट बहुत ही माइनर लेवल पे। मैंने बेसिकली यहां पर क्या कर दिया, एक से H आयन ले लिया और एक को H आयन दे दिया, मतलब एक को मैंने ऑक्सीडाइज कर दिया, एक को मैंने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की जो ये पॉसिबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका बहुत कम चांस होता है प्राइमरी में, क्योंकि प्राइमरी रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते। हाँ, क्योंकि टर्शरी रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, टर्शरी रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो टर्शरी रेडिकल इस कैटेगरी में अगर होते तो वो ज्यादा प्रेडोमिनेंटली इस तरह का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर पाते, बट ये भी कर सकते हैं बट बहुत ही माइनर लेवल पर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोडक्ट after the electrolysis of this, after the Kolbe's electrolysis of this, तो it could be and this one, ये तो हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा हम किसी और को देख नहीं पाएंगे, ठीक नहीं रहेगा। सो डीकार्बोक्सिलेशन, चलिए हम इस पे आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, हाँ पहले हम थोड़ा सा सिंपल ही लेते हैं। देखिए ये है, हमने वाटर डाल के कर दिया इसका इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। यहां से आपको करना है होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, साइक्लोहेक्साइल डॉट, साइक्लोहेक्साइल डॉट, दो साइक्लोहेक्साइल डॉट आ गए हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इनकी सगाई कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से येन केन प्राकेन आप इसको बना डालिए, 2NaOH प्लस H2, 2 वेरी सिंपल वेरी इजी, ठीक है। अगर हम इसमें जैसे अभी मैंने जितने भी एग्जांपल लिए उन सभी में मैंने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, मोनोकार्बोक्सिलिक, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड था। लेकिन अगर ये डाई कार्बोक्सिलिक हो, दो दो हो, डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखिए क्या होगा, वही होगा जो अब तक हम करते आए हैं,
वही होगा, वैसे ही होगा जैसा हम करते आए हैं। देखो यहां से होमोलिटिक क्लीवेज, यहां से होमोलिटिक क्लीवेज, CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट, ये दोनों CH2 डॉट CH2 डॉट, अगर हम इन दोनों की आपस में ही सगाई करा दे तो, इनकी आपस में ही बॉन्डिंग करवा दे तो क्या मिलेगा हमें? देखिए हमें तब ये मिल सकता है, तब हमें इथीन भी मिल सकता है, क्योंकि दोनों बहुत एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पर हैं। एडजेसेंट पोजीशन पे है तो दोनों फटाक से आपस में बॉन्डिंग बना सकते हैं। लेकिन एक प्रोडक्ट और भी हो सकता था। देखिए CH2 डॉट CH2 डॉट और ऐसा ही एक CH2 डॉट CH2 डॉट अगर दूसरा होता, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करके साइक्लोब्यूटेन भी दे सकते हैं। यस, साइक्लोब्यूटेन भी दे सकते हैं, माइनर प्रोडक्ट हो सकता है ये, क्योंकि देखिए यहां पर ये दोनों क्लोज है, बहुत फ्रीक्वेंटली आपस में बॉन्डिंग करके इथीन दे सकते हैं। ये तो हमने लिया सैचुरेटेड डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हम इससे एल्काइन भी बना सकते हैं? क्या एल्काइंस की फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे हमने एल्कीन की फॉर्मेशन कर डाली, क्या उसी प्रकार से हम इसमें एल्काइन की भी फॉर्मेशन कर पाएंगे क्या? तो चेक कर लेते हैं उसको भी। देखो एल्काइन को बनाने के लिए हम फिर से क्या कर रहे हैं, डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, फिर से पानी डालकर वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते आए हैं। फिर से यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज, फिर से यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज, CH डॉट CH डॉट, और ये CH डॉट और CH डॉट दोनों मिलके इथाइन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। इसका मतलब साफ हो गया कि कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू अगर हम आगे बढ़ते हैं, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू हम आगे बढ़ते हैं, तो वी कैन प्रिपेयर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। हम इस तरह के दो दो तीन तीन प्रोसेस कर सकते हैं कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के थ्रू, जिसमें एनोड पे भी कुछ रिएक्शन हुआ, कैथोड पे भी कुछ रिएक्शन हुआ, जो सॉल्यूशन हमें मिल रहा है बाद में वो बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन है, तो पूरे सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो डेफिनेटली बढ़ती जा रही है, पूरे सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू बढ़ती जा रही है। चलिए इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलिए क्या कर सकते हैं देख लेते हैं। वाटर डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कर दीजिए, तो यहां से एक होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो बेंजाइल रेडिकल बनता है। बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल रेडिकल, ठीक है ना? तो बेंजाइल रेडिकल के दो मॉलिक्यूल को अगर हम आपस में कंबाइन कर दें, देन यू विल गेट डाई बेंजाइल, डाई बेंजाइल, है ना? डाई बेंजाइल की फॉर्मेशन, बाकी तो सब कुछ पहले जैसा ही है, 2CO2 2NaOH एंड H2, राइट? इस तरह से चलता रहेगा। इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है? सो ये है कॉल्वेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है? इसमें कुछ और रिएक्शन अगर हो सकते हैं तो हम उनको भी देते हैं, चलिए ले लेते हैं। जैसे कि ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो अगर, जैसे ये हो रहा है, और वाटर डाल के हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस, तो देखिए क्या हो सकता है, यहां से एक होमोलिटिक क्लीवेज का चांस बनता है, यहां से एक होमोलिटिक क्लीवेज का चांस बनता है, ठीक है? डॉट और डॉट, दोनों डॉट मिलकर अंदर ही, दोनों डॉट मिलकर अंदर ही एक डबल रिंग की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो CO2 दो बार आ जाएगा, NaOH भी और हाइड्रोजन गैस भी। तो ये कहानी हुई हमारी कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस की, ठीक है? कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस क्लियर है हमें? तो डी कार्बोक्सिलेशन को हम फिर से और आगे बढ़ाते हैं, और डी कार्बोक्सिलेशन में अब हम ले सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम। जी हाँ, देखिए एक और कैटेगरी आ जाती है इसी में, वो हो जाती है डी कार्बोक्सिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। एक बार देखते हैं जरा क्या है ये। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है,
कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम डाल दीजिए या कोई भी एक्टिव मेटल लाइक सोडियम हो, पोटेशियम हो, कोई भी XYZ एक्टिव मेटल डाल दीजिए, इट इज मोर रिएक्टिव। तो यहां से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, वो डिस्प्लेस कर देता है एंड यू विल गेट सोडियम सॉल्ट। चलिए यहां से हाइड्रोजन तो निकल ही जाएगी, सोडियम सॉल्ट हमारा आ गया। अब ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने बनाया है, अब हम इसको रिएक्ट कराते हैं सोडा लाइम के साथ। देखिए सोडा लाइम, टन टन टन, ये हो गया सोडा और ये हो गया लाइम। फाइनली इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नेट रिजल्ट ऐसे दिखाई देगा। मैं अभी मैकेनिज्म की बात करूंगा, ये मैं जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं कि यहां से हम Na2, दो Na हो गए, Na2 और CO3 को अगर हम निकाल देते हैं और बचे हुए पार्ट को हम ऐड कर दें तो यू विल गेट एल्केन प्लस Na2CO3। अभी हम मैकेनिज्म की बात करेंगे कि आखिर ये रामायण आगे कैसे बढ़ेगी, इसको हम देखेंगे। बट हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो रही है, एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है और एक कार्बन कम की फॉर्मेशन हो रही है। जी हाँ, एक कार्बन कम मिल रहा है, एक कार्बन कम मिल रहा है इसमें, यानी कि ये एक स्टेप डाउन प्रोसेस हुआ, एक स्टेप डाउन रिएक्शन होगा जिसमें एल्केन की फॉर्मेशन होगी और एक कार्बन हमें कम मिलेगा। अच्छा जी, चलो फिर लेके प्रभु का नाम बढ़ते हैं आगे हम। दिस इज सोडियम इथेनोएट या एसिटिक एसिड। चलिए ये सोडियम डाल के हमने इसको सोडियम इथेनोएट बना लिया और सोडियम इथेनोएट में ये हमने लिया सोडा और ये लिया हमने लाइम। तो यहां से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड NaOH एब्सॉर्ब कर लेता है एंड यू विल गेट मीथेन, यू विल गेट मीथेन। देखिए यहां पर बेसिकली NaOH का क्या पर्पस है, NaOH एक तो बेसिक मीडियम है, चलो ठीक है। दूसरा ये क्या कर रहा है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब भी करता है, NaOH एब्सॉर्ब CO2 और कहीं ना कहीं जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है एब्सॉर्ब मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर वगैरह है तो उसको भी एब्सॉर्ब करने का काम करता है। वैसे ये रिएक्शन, इसमें आपको पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वाटर इन्वॉल्व होता है। देखिए सीन ये बनता है कि अगर हम क्योंकि हमने लिया है सोडियम एसिटेट, तो यहां पर एक तरीके का डीकार्बोक्सिलेशन तो होना ही है। यहां पर एक तरीके का डीकार्बोक्सिलेशन, देखिए चांस क्या है कि यहां से यहां से यहां, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमें क्या करना है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर कर दूं तो ये देखो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। तो जो ड्राइविंग फोर्स होती है ना वो मिल जाती है इस कार्बो एनायन की फॉर्मेशन के लिए। यहां से जो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, दैट इज कार्बो एनायन। और इंटरमीडिएट कार्बो एनायन तो चलो ठीक है बन गया, लेकिन क्योंकि CO2 एक बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है तो ड्राइविंग फोर्स की तरह ये बिहेव करता है, रिएक्शन को इस डायरेक्शन में डिराइव कर देता है। तो काम की बात हमारी ये आ गई कि रिएक्शन इंटरमीडिएट is carboanion. Carboanion is the reaction intermediate in सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, जो पहले वाला डीकार्बोक्सिलेशन हमने डिस्कस किया था कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, वहां फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा था और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उससे आप मिथेन तो बना नहीं सकते थे, लेकिन यहां पर आप मिथेन बना सकते हैं। वहां पर आप जो भी एल्केन बना रहे थे वो सिमेट्रिकल बना रहे थे, सिमेट्रिकल एल्केन बना रहे थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, देखिए ये लिया हमने सोडियम प्रोपेनोएट। अब ये जो मिथाइल रेडिकल होता है ये पानी से H आयन को लेकर इथेन बना लेता है, पानी से, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी इन्वॉल्व होता है मीडियम में। अब यहां पर देखिए क्या होगा, दिस शुड बी द कार्बो एनायन, इट शुड बी द कार्बो एनायन और कार्बो एनायन होगा इथाइल माइनस और H प्लस, ये मिलकर क्या बना लेंगे, ये मिलकर इथेन बना लेंगे भाई, इथेन। तो ये इथेन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्सॉर्ब कर लेता है NaOH, Na2CO3, हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया बात है। ये देखिए अगर हमें यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन करना हो तो क्या होगा,
कर देंगे, क्योंकि यहां पर कार्बो आयन इस बार ये वाला आएगा, दिस एल्काइल पार्ट शुड बी द कार्बो आयन। तो यहीं पर H प्लस को अटैच कर दो, यू विल गेट एल्केन प्लस Na2CO3। गॉट इट? चलिए देखिए, क्वेश्चन अगर आता है कि भाई अरेंज अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे कि ये लिया मैंने इथेनोइक एसिड, ये लिया अपन ने आइसोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक और ले लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल टाइप का। आहा, मजा आ गया भाई। अब हमें बताना है इनमें कौन सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेट होगा, कौन स्लो होगा। देखिए कार्बो एनायन को देखो, यहां से कार्बो एनायन आएगा CH3 डॉट माइनस में, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल कार्बो एनायन आएगा, यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बो एनायन आएगा। अब आप ये बात जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो हमेशा जल्दी बनता है और ज्यादा बनता है, जो लेस स्टेबल होता है वो हमेशा देर में बनता है और कम बनता है। जी हाँ, जो लेस स्टेबल होता है वो हमेशा देर में बनता है और कम बनता है, लेकिन जो ज्यादा स्टेबल होता है वो जल्दी बनता है और ज्यादा भी बनता है। तो यहाँ पर तो 3 बार मिथाइल, तीनों मिथाइल प्लस आई करके यहाँ पर चार्ज बढ़ा देंगे, यहाँ 2 मिथाइल प्लस आई करके चार्ज बढ़ाएंगे, यहाँ बेचारा कोई है नहीं, तो यही सबसे ज्यादा स्टेबल है। अगर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे पहले बनेगा, तो सबसे फास्ट रिएक्शन इसका होगा। खैर उसने मुझसे इंक्रीजिंग पूछा था, मैंने डिक्रीजिंग कर दिया, कोई बात नहीं, हम इसको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग कर देते हैं। ये लो, तो जितना स्टेबल कार्बो एनायन इंटरमीडिएट होगा, जितना स्टेबल कार्बो एनायन इंटरमीडिएट होगा, डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस भी उतना ज्यादा फास्ट होता चला जाएगा। अच्छा जी, ये बात है। तो ये बताइए, चलो चलो, एक इसको ले लेते हैं और एक इसको ले लेते हैं। बताइए किसमें डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। अब देखिए, जब यहां से आप डीकार्बोक्सिलेट कर देंगे तो इट शुड बी द कार्बो एनायन। यहां का कार्बो एनायन क्या होगा, यहां का कार्बो एनायन ये होगा, है ना। और ये क्या कर रहा है, डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल नेगेटिव, ये इधर भी कॉन्जुगेशन में इधर भी कॉन्जुगेशन में, है ना। ये दोनों तरफ क्रॉस कॉन्जुगेशन करके अपने चार्ज को फैलाएगा, स्टेबिलिटी रेजोनेंस है। देखो रेजोनेंस का तो जन्म ही धरती पे स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हुआ है। अब एंड दिस कार्बो एनायन इज वेरी मच स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। यहां पर जो कार्बो एनायन बनेगा वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, बल्कि उसको तो एक तरीके से समझ लो श्राप मिल गया है। ले बेटा, तू बन तो गया लेकिन तू उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना ये होगा, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है और ये इंडक्टिव की वजह से यहां पर चार्ज बढ़ेगा। तो फास्टर का डीकार्बोक्सिलेशन इधर आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, क्लोरो 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 क्लोरो। अच्छा जी, एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया, अच्छा बहुत बढ़िया, और एक मॉलिक्यूल मैंने ये ले लिया। अब आप बताइएगा कि दोनों में से किसमें डीकार्बोक्सिलेशन फास्ट है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा कार्बो एनायन देखना चाहिए। यहां से जब CO2 जाएगा तो कार्बो एनायन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये तीनों क्लोरो लगे हैं, तीनों माइनस आई माइनस आई माइनस आई करेंगे, 3 बार माइनस आई। और यहाँ पर जो मिथाइल लगे हैं ये अपनी आदत के अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार प्लस आई करके चार्ज बढ़ाएंगे, रिएक्टिव हो जाएगा कार्बन आयन, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो जो लेस स्टेबल है वो देर में बनता है, जो मोर स्टेबल होता है वही जल्दी बनता है। तो ये रिएक्शन में जल्दी पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम ऐसे ले ले कि चलो भाई तुम आ जाओ,
चलो भाई अब तुम आ जाओ। और भैया जी तुम भी आ जाओ। चलो ए बी सी कर देते हैं, ए बी सी। देखिए हमें डी कार्बोक्सिलेशन के बिहाफ पे इन्हें अरेंज करना है कि कौन फास्टर डी कार्बोक्सिलेट होगा, है ना, कौन बहुत जल्दी डी कार्बोक्सिलेट होगा। तो यू हैव टू कंसीडर ऑलवेज द इंटरमीडिएट कार्बन। देखिए किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट। अगर मुझे किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है ना, तो मैं उसमें बनने वाले इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करूंगा। और अगर मुझे किसी रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन करना है, तो मैं उस रिएक्शन में जो भी एक्स वाई जेड इंटरमीडिएट बन रहा होगा, मैं उसको डीस्टेबलाइज करता चला जाऊंगा। उसमें मैं ऐसे ऐसे ग्रुप लगाऊंगा जो भी इंटरमीडिएट है उसको अगर वो डीस्टेबलाइज करेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, और अगर स्टेबलाइज करेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। अब आप यहां पर देखते हैं तो यहां पर कार्बो एनायन आएगा PHCH2-। चलो ठीक है, रेजोनेंस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहां पर जब आपने CH2- लिया, बेंजीन भी लिया, और NO2 लगा हुआ है जो कि -M या -I दोनों करेगा, तो कार्बो एनायन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर जो आप कार्बो एनायन बनाएंगे वो मिथाइल ग्रुप अपना हाइपर कॉन्जुगेशन करके उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर कार्बो एनायन किसी का बन रहा है तो बी का बन रहा है, उसके बाद ए का बन रहा है, सबसे लेस स्टेबल कार्बन सी का होगा। तो सी का इस रिएक्शन में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होगी। इस रिएक्शन में सबसे लीस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? सी की होगी, डी कार्बोक्सिलेशन में, राइट। सो यहां पर हमने डी कार्बोक्सिलेशन, दो तरह का डी कार्बोक्सिलेशन हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। हमने एक कॉल्म्स इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस को डिस्कस कर लिया और विद मैकेनिज्म, और जो भी प्रॉबल क्वेश्चन हम देख सकते थे। दूसरा फिर हमने डी कार्बोक्सिलेशन लिया लेकिन सोडा लाइम की प्रेजेंस में लिया, जिसमें हमने उसके भी मैकेनिज्म को देखा, इंटरमीडिएट को देखा, और किस किस तरह के प्रॉबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब हमने देखा, राइट। अब आप इसको एरोमेटिक में भी अप्लाई कर सकते थे, लाइक दिस, कि सोडियम बेंजोएट है ये, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, और इसमें आप सोडा लाइम ऐड कर रहे हैं, तो यहां से एंड यू विल गेट बेंजीन, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया है, एंड यू विल गेट बेंजीन, राइट। सो कुल मिला के डीकार्बोक्सिलेशन इज ओवर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की, जिसमें जो भी मेथड हमारे बचे हुए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।